कोई ऐसे तात्कालिक सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है, लेकिन फिर भी हम तो सोच ही जा रहे हैं, फिर भी तो समाधान वो नहीं कोई हमारे मिल रहा है। वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, हम फिर भी सोचे जा रहे हैं ऐसा कुछ। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्या है वास्तविकता में ये एंग्जाइटी। अच्छा कमल और अभिषेक, आप लोग बताओ कौन पहले। अभिषेक आप बताओ, व्हाट इज एंग्जाइटी अकॉर्डिंग टू यू। हम्म। हम्म। एक मिनट, आप बताइए। ओके, आपकी आवाज आ रही है, मैं सुन रहा हूँ, आप बताइए। हम्म। हम्म। ओके, ठीक है, आपकी बात हम समझ गए। कमल तुम बताओ यार, क्या है व्हाट इज एंग्जाइटी अकॉर्डिंग टू यू। एंग्जाइटी ये एक टाइप का स्ट्रेस है, जब हम लोग नर्वस होते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट को लेके होता है। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच सोच के हम परेशान होते हैं। चलिए अब इसके बारे में समझते हैं, व्हाट इज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। मैंने अभी भेजा है, वो आप देखें सभी और समझते हैं क्या है एंग्जाइटी डिसऑर्डर। और एंग्जाइटी डिसऑर्डर कई प्रकार के होते हैं, जैसे हम यहाँ पे ना कुछ स्पेसिफिक कैटेगराइज करके एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे इसका नाम है सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। सबसे पहला हमें एंग्जाइटी यही होता है, हर बच्चे के साथ ही होता है शुरुआत में। दूसरा होता है सेलेक्टिव म्यूटिज्म, हम म्यूट हो जाते हैं, वो वाला। और फिर उसके बाद स्पेसिफिक फोबियाज होते हैं बहुत सारे। फोबिया मतलब डर होता है जिसका कोई कारण नहीं होता है, इसको फोबिया बोलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जो कि सभी को होता है। हम अगर याद करें 15 साल, 16 साल, 20 साल, 25 साल, अभी भी बहुत लोग को सोशल एंग्जाइटी, समाज से बहुत पब्लिक प्लेसेस में जाके बोलना, यहाँ भी जूम मीटिंग में आके बोलना, सबको थोड़ा होता ही है। फिर हम पढ़ेंगे पैनिक डिसऑर्डर के बारे में, ये सबसे खतरनाक वाला मतलब एंग्जाइटी होता है, स्टेज आ जाता है पैनिक डिसऑर्डर। और क्या क्या सिम्टम्स हैं हम ये भी पढ़ेंगे ना। DSM-5 TR है, वो टूल है डायग्नोज करने का, असेसमेंट करने का, कि अगर आपके इसमें से बहुत सारे इसमें पॉइंट्स दिए हैं, उस पॉइंट्स में से अगर आपके 4 आते हैं तो यस, यू हैव पैनिक डिसऑर्डर। तो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एग्रोफोबिया। सुना होगा एग्रोफोबिया, फियर ऑफ क्राउड, ये क्या होता है, ये भी पढ़ेंगे। फिर जो जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर होते हैं, ये भी पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन। आज का टॉपिक बहुत बढ़िया है, लेकिन लोग कम क्यों हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद आए हम। ठीक है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना अभिषेक। अभी स्टार्ट तो नहीं करा है ना आपने। हेलो, एम आई ऑडिबल। ओके, ठीक है अभिषेक। तो अच्छा, मैं कंटेंट बाद में भेज दूं क्या, या मैं आज का क्लास ऐसे ही लो, क्या बताते हो आप लोग, ऐसे ही बताओ क्या नॉर्मल बात करें हम, क्या बताते हैं, अभी 3 ही लोग हैं। नॉर्मल ऐसे आज कन्वर्सेशन रखते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है। सो लेट्स बिगिन। तो आज का एंग्जाइटी डिसऑर्डर सबसे पहले क्या है, देखिए। DSM-5 TR के अकॉर्डिंग ना, सेपरेशन एंग्जाइटी जो है एक एक्सेसिव फियर होता है, बहुत ही अधिक फियर जो है उसे हम बोलते हैं। और इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, सेपरेशन होने का, कोई चीज हमसे छूट जाएगी, इसका डिसऑर्डर। फिर उसके बाद ये होना कि एक, वो जो मैं मेरा एक्सपेक्टेशन था ज्यादा पाने का, वो मैं नहीं पा पाऊंगा, ये सारी चीजें। तो एंग्जाइटी में सबसे चीज कॉमन क्या होता है, फोबिया और एक्सेसिव फियर, ये होता है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का कुछ कॉज भी हो सकता है, कॉज नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो एंग्जाइटी, व्हाट इज एंग्जाइटी। एंग्जाइटी
एक इसेंशियल फीचर होता है, इसका इसेंशियल फीचर होता है एक्सेसिव फियर लगा रहता है। एक्सेसिव फियर लगा रहता है, बहुत ज़्यादा हमें डर में रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। इसका कारण हो भी सकता है, इसका कारण नहीं भी हो सकता है, और इसमें फोबियाज भी आते हैं और तरह तरह के बहुत सारे अलग डिसऑर्डर आते हैं, जो हम आगे करके एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला डिसऑर्डर है सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो अभी हम जो व्यवधान टूल यूज करेंगे बहुत सारे हैं, आईसीडी डब्ल्यूएचओ का है, वो बताता है, साइकेट्री टूल है, बताता है कि डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए यूज किए जाते हैं, तरह तरह के होते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे DSM-5 TR का ही यूज करेंगे, उसके थ्रू ही बताएंगे। तो अकॉर्डिंग टू फिर से बताता हूँ, DSM-5 TR क्या है। एक क्लिनिकल टूल है, क्लिनिकल टूल जो बताता है कि बीमारी को, अगर ये सिम्टम्स है तो आपको ये डिसऑर्डर है, मतलब डायग्नोज करने के लिए, डिसऑर्डर को डायग्नोज करने का एक टूल है DSM-5 TR। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। मैं ये कंटेंट ना भेज दूंगा बाद में PDF पर, किसी को चाहिए होगा तो बता देना। और आज का क्लास हम कम ही रखते हैं, 40 मिनट्स। ओके, और हम कन्वर्सेशन करेंगे, बाकी क्या रहा कैसे अपना कुछ। सो सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर में सबसे पहले क्या होता है, फियर और एंग्जाइटी होता है कि मैं किसी से बिछड़ ना जाऊं। मैं लड़कियों को तो बहुत ज्यादा होता है ऑब्वियसली, क्योंकि उनको शादी करने का होता है, तो वो बचपन से उन्हें होता है, राइट। तो उनको सेपरेशन का बहुत ज्यादा ऐसा डिसऑर्डर होता है, ऐसे सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर में। हाय ऋषिका, हो यू, कैसी हो? बढ़िया, वेलकम। हेलो हेलो। हाय, हाँ बढ़िया। वेलकम। थैंक ओके, यू। सो अभी हम हैप्पी। सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर में और ओके। आगे क्या होता है कि बार बार डिस्ट्रेस आएगा, रिकरेंट एक्सेसिव डिस्ट्रेस when anticipating or experiencing separation from home or from major attachment figures। तो आपके जो मेजर अटैचमेंट फिगर्स होते हैं, आपके मम्मी, आपके पापा, आपके दोस्त, आपके टीचर भी हो सकते हैं, तो वो एक्सपीरियंस बार बार आते रहता है, और वो उसको सोच सोच के इतना वियोग में हम तनाव में चले जाते हैं, डिप्रेशन वगैरह हो जाता है। तो एंग्जाइटी, सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर लगभग आमतौर पर देखा जाता है जब कोई शहर छोड़ के जाते हो आप। सो परसिस्टेंट, अब आगे क्या होता है इसमें, परसिस्टेंट एंड एक्सेसिव वरी अबाउट लूजिंग मेजर अटैचमेंट फिगर और अबाउट पॉसिबल टू हार्म देम। उनको कोई चोट ना लग जाए, उनको बीमारी ना हो जाए, उसको इंजरी ना हो जाए, सब अच्छे से रहे, उनकी मृत्यु ना हो जाए, कोई कैलामिटी ना आ जाए, कोई आपदा ना आ जाए, ये सारा डर लगा रहता है हमेशा। और थोड़ा सा एक डायग्नोसिस करके ही बताते हैं ऑब्वियसली, है ना, ये नहीं कुछ भी हमें हल्का फुल्का माइल्ड तो लगता ही रहता है। मॉडरेट और सीवियर की बात कर रहे हैं, तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड 4 पैमाने होते हैं, हम पहले ही बता चुके थे। तो बहुत ज़्यादा हमेशा दिन में कम से कम उसकी जीवन शैली में आएगा ही आएगा, अरे मेरा करीबी मर ना जाए, अरे मेरा करीबी को, मेरे घर प्रॉपर्टी है कहीं छिन ना जाए, चोर उचक्के ना आ जाए, सॉरी चोर उचक्के की बात नहीं, ये मेरा घर चला ना जाए। ऑब्सेशन चीजों से होता है बहुत ज्यादा। तो सेपरेशन वो ऑब्जेक्ट से भी हो सकता है और व्यक्ति से भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। मैं ये पूरा कंटेंट भेज दूंगा, आप लोग पूरा रीडिंग करना प्रॉपर, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अभी ऐसे बातचीत से समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ऐसा टॉपिक है ना, बातचीत से भी हो जाएगी चीजें। ओके, if you are comfortable then open camera for interacting with class। या हाँ, आप लोग कैमरा ओपन कर सकते हो ऑब्वियसली, क्या शर्माने का जरूरत। सो या सेलेक्टिव म्यूटिज्म, अब इसकी बात करते हैं। ये इस प्रकार, किस प्रकार का एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, म्यूट हो जाते हैं। बोला जाता है कि जो ज्ञानी होता है बहुत ज्यादा बोलता नहीं, तो अब लेकिन अगर इसका एक और पहलू देखें तो कई सारे लोग चुप ही रहते हैं, क्योंकि उनको कुछ आता ही नहीं, और वो बहुत मतलब वो अलग बात है, बट काफी लोग के अंदर डिसऑर्डर होते हैं, एंग्जाइटी होती है, ड्यू टू एंग्जाइटी काफी लोग चुप रहते हैं। तो म्यूट बोलता है, म्यूट कर दो, तो म्यूटिज्म उनके अंदर आ जाता है, और वो सेलेक्टिव होते हैं। किसी खास व्यक्ति के
प्रति उनके सामने उनसे इंटरेक्ट करते हुए वो एक्सट्रोवर्ट हो जाएंगे, कहेंगे अरे कितना बकबक करते हो, स्टॉप। लेकिन वो मेट्रो में रहें, वो ट्रांसपोर्ट कन्वेंशन में जाएं, पार्क में रहें, पब्लिक सोशल गैदरिंग हो, बिल्कुल ऐसा उनका रहता है सेलेक्टिव म्यूटिज्म। तो इसमें क्या होता है, कंसिस्टेंट फेलियर टू स्पीक इन स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन इन विच देयर इज एन एक्सपेक्टेशन फॉर स्पीकिंग। कुछ मौकों पे ना आपको बोलना होता है, वो वहां पे बिल्कुल चुप रहते हैं। तो जैसे स्कूल में आपको सवाल किया जा रहा है, इस पे अपना व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, सवाल हमने कर दिया कि डिबेट हो रहा है व्हाट इज लाइफ, तो कुछ अपने ओपिनियन शेयर करने होते हैं, कुछ गलत दिख रहा है वहां पे बोलना होता है, कुछ भी एक्सप्रेस कर दो, अपना नीड एटलीस्ट एक्सप्रेस कर दो, तो बिल्कुल चुप। केवल अपने मम्मी से करेंगे, मतलब जो भी उनके उनके प्रति वो कंफर्ट, कोई फ्रेंड हो, इन जनरल पुलिस वाले से कुछ पूछना हो, तो ऐसे मौकों पे हमें होना चाहिए ना। तो ऐसा रहते हैं, इसकी वो क्वालिटी है। पब्लिक सिचुएशन में बिल्कुल म्यूट हो जाते हैं, स्पेसिफिक लोगों से वो बातचीत करते हैं। अब DSM-5 TR ही हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, सोशल इंटरेक्शन में लैक स्पीच आती है, और चिल्ड्रन और एडल्ट में भी ये चीजें पाई जाती हैं। क्योंकि देखिए इससे अब सेलेक्टिव म्यूटिज्म क्यों आ जाता है, अक्सर ऐसा क्यों देखा जाता है, क्योंकि एक लोग के साथ वो बहुत ज्यादा अटैचमेंट बना चुके होते हैं। और कारण क्या हो सकता है, बुली वगैरह, गॉसिपिंग वगैरह, बैक बीचिंग वगैरह, तो उसके चलते, प्रेजुडिस के चलते, और भी बुली के चलते हमारे मानसिक चीजें असर करती ही हैं, तो वही एक सेल बना लेते हैं तो हमारा चीजें में एंग्जाइटी में ना, तो ये तरीका होता है, सेलेक्टिव म्यूटिज्म कर लेते हैं, केवल स्पेसिफिक लोगों के साथ ही बोलेंगे और बाकी नहीं बोलेंगे। ये तरीका ठीक भी है, बट आपको सही जगह पे बोलना चाहिए। इनका क्या होता है, सही जगह पे नहीं बोलते। गॉट इट, ये मैं पूरा लिख के भेज दूंगा। ओके, इंट्रोवर्ट वर्सेस डम्ब लेंगे बाद में। डम्ब एक कोई साइकोलॉजी का ऐसा कोई शब्द नहीं है, तो बाद में बात करेंगे इसका। स्पेसिफिक फोबिया हम बात करेंगे इस पे। स्पेसिफिक फोबिया, फोबिया क्या होता है, सबसे पहले फोबिया एक्सेसिव फियर होता है विदाउट कॉज, इसका कोई कॉज ही नहीं होता है, अनरीजनेबल होता है, इरेशनल होता है। आप डर रहे हो क्योंकि वहां पे दूर चींटी खड़ी है और बहुत ज्यादा आप तमतमा गए, बिल्कुल पसीना निकल गया आपका। हाइड्रोफोबिया, बहुत प्रकार की फोबिया होते हैं, लिस्ट होती है बहुत लंबी चौड़ी, ये फोबिया, वो फोबिया, वो फोबिया, बहुत तरीके के होते हैं ये फोबिया। तो किसी एक स्पेसिफिक चीज के प्रति ही होती है फोबिया, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन से ही होती है फोबिया, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति से ही होती है फोबिया, ठीक है। फोबिया की बात कर रहे हैं, हमने बात करा सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का, हमने बात कर लिया सेलेक्टिव म्यूटिज्म का, अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक, कोई बोलो, फोबिया। आवाज आ रही है सभी को मेरा? और इसी यप मुझे एक डाउट था वैसे। हाँ हाँ बताइए रफीका। तो जैसे हम सिलेक्टिव म्यूटिज्म की बात कर रहे थे, तो कैन इट बी कंफ्यूज्ड विद BPD, मतलब क्योंकि आई थिंक इसके थोड़े सिम्टम्स सेम है काइंड ऑफ, Your नॉट voice is पूरे, fake. I'm थोड़े really सिमिलर sorry. से तो You हैं। can write it down. I will talk. We can talk on it later. हाँ, क्योंकि वॉइस अभी दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्यों। या स्पेसिफिक हम बात करेंगे इस पे। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करें, सॉरी हम स्पेसिफिक फोबिया पे थे। स्पेसिफिक फोबिया पे क्या है, स्पेसिफिक फोबिया किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति के प्रति होता है, पार्टिकुलर सिचुएशन के प्रति होता है, पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के प्रति होता है, ऐसे होता है। और इसमें सिंपल फोबिया भी हो सकता है, पानी से हाइड्रोफोबिया हमारा हो सकता है, एग्रोफोबिया भीड़ से डर लग सकता है। तो ये सारी चीज में होता है। हम सभी के अंदर ना बेसिक फोबियाज तो होते हैं, छिपकली से डर लगता है, स्पाइडर से डर लगता है, और हाइट से डर लगता है। तो ये बेसिक चीजें, सर्वाइवल चीजें हैं, बट एक्सेसिव विदाउट रीजन, इरेशनल नहीं होना चाहिए।
स्नेक से डर लगता है। मतलब ये मिटाने का तरीका ये है, सिस्टमेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, तरह तरीके होते हैं। हम इसमें ट्रीटमेंट नहीं पढ़ने वाले हैं, डायग्नोसिस नहीं पढ़ने वाले हैं, बस हम उसके बारे में हल्का हल्का टच करने वाले हैं। ठीक है, स्पेसिफिक फोबिया ये होता है। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ठीक है, आगे बात करते हैं सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर की। ये क्या होता है? DSM-5 TR के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग fear or anxiety about one or more social situation in the individual exposed to possible security by the others। मतलब बहुत ज्यादा दूसरे के बारे में छानबीन करने की आवश्यकता। अरे मैं इस व्यक्ति से मिल रहा हूँ, ये व्यक्ति कैसा भी हो सकता है, क्रिमिनल हो सकता है, रेपिस्ट हो सकता है। अरे ये मुझे कैसे देखेगा, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मैं इससे क्यों मिलूंगा। मतलब किसी भी व्यक्ति से मिलने से पहले बहुत 50,000 बार, मतलब मैंने ज्यादा बोल दिया, बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग करना उससे मिलने से पहले। तो संदेहवादी, स्केप्टिसिज्म अति हो जाती है ऐसा। तो वो होता है सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर में। और वो गिल्ट वाली फीलिंग भी होती है, सेम वाली फीलिंग भी होती है उसमें। और स्केप्टिसिज्म भी होता है, वो साइंटिफिक वाला स्केप्टिसिज्म नहीं, इसको सस्पिशियसनेस बोल सकते हैं। उसका सही शब्द ये होगा, सस्पिशियस होता है वो व्यक्ति। ओके, ये सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर में ये होता है। और इसकी एसेंशियल फीचर ये होता है कि ये बहुत इंटेंस होता है, फियर और एंग्जाइटी सोशल सिचुएशन को लेकर। और किस वजह से कि अरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, स्टेज पे जाके मैं कोई स्पीच दूंगा, सामने वाले लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और कुछ भी सोचेंगे मेरे बारे में, मेरे परिवार का बैकग्राउंड के बारे में सोचेंगे, अजीब अजीब चीजें हो सकती हैं। वेट अ मिनट, आई एम कमिंग विद इन 2 minutes। हाँ, वेट अ मिनट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, नहीं, मैंने नहीं देखा है। हाय, आई एम बैक, हाउ आर यू, एम आई ऑडिबल? ओके, हेलो, एम आई ऑडिबल? हाय कमल, एम आई ऑडिबल? कमल, आप लोग बोल दो ना। ओके, तो कहाँ पे थे हम? सेलेक्टिव म्यूटिज्म, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर पे थे हम। तो इसमें क्या होता है, स्क्रूनिटी होती है, स्क्रूटिनाइज्ड बाय द अदर्स। सस्पिशियसनेस होता है हमारे अंदर बहुत ज्यादा, हम सोचते रहते हैं कि व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये सारी चीज इसमें रहती हैं बहुत। इसमें हम अभी, मैं फिर से डिस्क्लेमर दे दूं, ऋषिका आप साथ नहीं थी इसमें, कि हम हल्का ही टच करने वाले हैं टॉपिक, और बहुत डिटेल में जाने वाले हैं, डायग्नोसिस के बारे में नहीं पढ़ने वाले, कॉज के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। बस हम बहुत प्रकार के होते हैं ना, तो हल्का बस टच कर रहे हैं कि ये होता क्या है, जस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि लोगों को ये मिथ है कि सब तो एक ही होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा हल्का हल्का इस वजह से बताने का मैंने प्रयास करा है इस क्लास में। तो आगे बढ़े, आगे बात करते हैं पैनिक डिसऑर्डर की। पैनिक पैनिक डिसऑर्डर में क्या ख्यालात हैं आपके? साक्षी, ऋषिका, पैनिक डिसऑर्डर पहले आप लोग बताओ, जानना चाहते हैं। ऋषिका, यू फर्स्ट। पैनिक डिसऑर्डर में क्या क्या होता है वैसे ही, मतलब आप तो पढ़ती हो लेकिन फिर भी बताओ, इन जनरल सुन के क्या लगता है, व्हाट इज पैनिक डिसऑर्डर?
पैनिक डिसऑर्डर या फिर पैनिक अटैक, आई वुड से कि वही किसी को किसी चीज का डर हो रहा है, या फिर उसको आई गेस एंजाइटी हो रही है, या फिर उसको कांस्टेंट किस चीज का फियर हो रहा है बेसिकली। हम्म, तो वो एंड हाँ, हार्ट बीट का इश्यूज भी होता है इन लोगों को, लाइक पल्स रेट वगैरह ये सब। ठीक है। Sorry for the interruption. Kamal, can you check Shrestha, please? Please, he's messaging me to join. Thank you. Yeah, thank you, Risika. Hi, Shrestha, how are you? Am I audible to you? Hi, bro. I'm good. How are you? Okay, I'm good. I'm good. Glad to see. Long time, no see. So yeah, we are studying anxiety disorder पढ़ रहे हैं हम। हमने मेंशन करा था ग्रुप में। आई होप यू सी, आपने देखा होगा उसे। सो या ऋषिका प्लीज और आगे कुछ बताओ, व्हाट इज पैनिक डिसऑर्डर थोड़ा सा और। तो आई वुड से कि इसका मतलब फैक्टर्स हो सकता है, लाइक एंजाइटी भी हो सकता है इसका फैक्टर टू गेट अ पैनिक डिसऑर्डर। एंड समटाइम्स आई हैव सीन लाइक आई मीन दे गेट their chest feels very heavy when they're having a panic attack, and I think it's because of the past experiences। मतलब कभी कभी वो चीज उन्हें हिट कर जाती है, या फिर एकदम से सडन स्पॉट पे भी उनको हो जाता है, लाइक कुछ नर्वसनेस होना और स्ट्रेस वगैरह हो जाना एकदम से। हम्म योर इंग्रेडिएंट्स। ओके, साक्षी आप बताइए अबाउट आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज पैनिक डिसऑर्डर, मतलब क्या क्या चल रहा है समाज में, लोगों के थॉट में पैनिक डिसऑर्डर को लेकर, वो जानना चाहता हूँ पहले मैं। साक्षी, व्हाट इज पैनिक डिसऑर्डर बताइए। अचानक से डर जाना, मतलब किसी किसी चीज की वजह से, जो मतलब उसका पास्ट पहले का हो सकता है। हम्म, ठीक है अभिषेक, व्हाट इज पैनिक डिसऑर्डर। मतलब काफी सॉरी काफी अभिषेक, नॉर्मल, हाँ कंटिन्यू, हाँ कंटिन्यू साक्षी। या मतलब नॉर्मल है, लेकिन फिर अचानक किसी चीज के बारे में ऐसे डर करके फिर मतलब दिल का धड़कन थोड़ा तेज हो जाना। हार्ट बीट बढ़ जाना, पसीने आना, चीजें याद आना पास्ट की। हाँ। ठीक है। Abhishek, what about you? What is panic disorder according to you? थोड़ा सा भी कुछ कंसेप्शन कॉन्सेप्ट बना है दिमाग में वही व्यक्त करें प्लीज। या थैंक यू। तो डर वगैरह फोबिया के आसपास इर्द गिर्द ही आपके विचार घूम रहे हैं। ठीक है, समझ गए, थैंक यू। कमल, व्हाट इज पैनिक डिसऑर्डर, क्या ख्यालात हैं पैनिक डिसऑर्डर को सुनते हैं, क्या जहन में आता है, बताएं प्लीज। पैनिक पैनिक डिसऑर्डर एक, मुझे लगता है कि सडनली चेंजमेंट को फेस करना, जैसे कि जिस सिचुएशन के लिए हम लोग तैयार नहीं है उसे फेस करना हो, तो पैनिक सिचुएशन आ जाती है हम लोगों को, तो हम लोग फेस करते हैं पैनिक डिसऑर्डर। अक्सर बोलते हैं इतना पैनिक हो रहे हो। ठीक है, तो सडन कुछ भी रिस्पॉन्स देते रहना। व्हाट श्रेष्ठा, व्हाट अबाउट यू, प्लीज एक्सप्रेस योर थॉट अबाउट पैनिक डिसऑर्डर। हम अभी डिफिनेशन पूरा पढ़ने वाले हैं। आई जस्ट वांट टू नो अबाउट योर थॉट्स। श्रेष्ठा, कंटिन्यू प्लीज। पैनिक डिसऑर्डर। या In panic disorders, people palpitate, they sweat, they are shaky, and the source is, it varies from person to person, and anything can trigger it, whatever that is the person is mm,
the person finds anxiety inducing. Yeah. Thank you very much. Okay, so let's talk about what is panic disorder. मैं भी पहले सुनता था ना इसके बारे में, तो मुझे लगता था कि वो अचानक से कुछ भी दौरे पड़ते हैं और अचानक से बिल्कुल ऐसे ऊपर नीचे और अचानक से हवा में उड़ने लगता है व्यक्ति, पहले फिल्मों में जैसा देखा था वैसा ही लगता था। पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू DSM-5 TR, वही ऑब्वियसली हम पढ़ रहे हैं अभी। तो पैनिक अटैक इज एन अब्रप्ट सर्ज ऑफ इंटेंस फियर और इंटेंस डिस्कम्फर्ट दैट रीचेस पीक विद इन अ मिनट्स। मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है, एब्रप्ट सा सर्ज आता है, हिलना डुलना अचानक सा शुरू होता है, उछाल अचानक सा आता है, दिल की धड़कन ऊपर नीचे होना, जैसे हमने देखा होता है फिल्मों में, तो वैसी ही होती है चीजें। ऊपर नीचे बिल्कुल शरीर कांपने लगेगा, ये भी और बहुत सारी चीजें होती है, ये भी होता है। और इमोशंस आते हैं, ड्राइव्स आते हैं और वो बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करते हैं, ड्रास्टिक शिफ्ट होता है विद इन मिनट्स। 1 मिनट के अंदर आप बहुत ज्यादा इतना इमोशन से भर जाओगे, ओवरवेल्म हो जाओगे और इंटेंस वो सर्ज आने लगेगा, उछाल आने लगेगा, मतलब क्या इतना यूफोरिया टाइप का, बिल्कुल इंटेंस होगा वो। पैनिक अटैक में ये होता है, विद इन मिनट्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है और पीक पे, बिल्कुल पीक पे जाता है आपका इमोशन, और बहुत ही वो डिस्कम्फर्ट वाला होता है। इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं क्लियर, अभी पूरा एक शब्दों के साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले पैल्पिटेशंस होते हैं, हार्ट रेट है ना प्रॉपर, आपका हार्ट बीट नहीं होगा, पैल्पिटेशन का मतलब ये है। और फिर उसके बाद स्वीटिंग, पसीना आने लगेगी, बिल्कुल -5 है फिर भी हो सके आप पूरा पसीना आने लगे, पूरा चादर फेंक दो आप, ऐसा भी हो सकता है पैनिक अटैक के दौरान। वोमिटिंग हो सकता है, नोजिया हो सकता है, बिल्कुल पता चले इतना इतना पूरा नाक के रास्ते, मुंह के रास्ते पूरा वोमिटिंग आ जाए, ऐसा होता है पैनिक अटैक में। चेस्ट पेन बहुत ज्यादा, सीना इतना ज्यादा दर्द, जैसे पत्थर आ गया है इतना, यहाँ पे इतना फूल गया है, ऐसा दर्द होता है भयंकर उसमें। और फिर उसके बाद डिजी, चक्कर आने लगता है, बिल्कुल डिजीनेस सा होता है बिल्कुल। सेंसेशन हीट सेंस, बिल्कुल गर्मी, जैसे लगता है कितना तमतमाया हुआ मेरा वो स्किन है, स्किन बर्न बहुत ही ज्यादा होता है। और टिंगलिंग, झुनझुनी नहीं होती है बिल्कुल, इसको बोलते हैं नंबनेस, बिल्कुल सुन्न पड़ जाना, ऐसा होता है बिल्कुल। फीलिंग ऑफ चोकिंग, दम घुटने लगता है बिल्कुल, जैसे दम घुट जाएगा, सांस लिया ही नहीं जा रहा, ये सब सिम्टम्स है। मैं सब भेज दूंगा, ये सेंड कर दूंगा मैं ग्रुप में, ठीक है? तो रेस्ट एश्योर्ड, बस आप सुनते जाओ, बस मोटे मोटे तौर पे समझो ये सब होता क्या है। हाथ कांपने लगना, फिर उसके बाद क्या होता है, मरने की मतलब थॉट आने लगते हैं, फियर ऑफ डाइंग, बहुत डरने लगता है मैं मर ना जाऊं, अति होता है बिल्कुल। फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, मैं अपना बिल्कुल कंट्रोल खो रहा हूँ, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, मैं मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसा होता है बिल्कुल। और बिल्कुल मैं मैनियक हो जाऊंगा, क्रेजी हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा, कोई किसी भी तरीके से मैं चिल्लाने लगूंगा, बिल्कुल कोई अगल बगल कुछ भी हो, कुछ कंट्रोल नहीं ले रहा, ऐसा होता है पैनिक अटैक में। डीरियलाइजेशन, मतलब लगता है सब क्या है अगल बगल, ये मैं कहाँ हूँ भगवान, ऐसा मैं कौन हूँ माँ, अपने मीम देखा है ऐसा कुछ करके, वो ऋतिक रोशन का, सॉरी ऐसा नहीं होता है वो, फिर भी मतलब मैंने बस समझाने के लिए बोला। बिल्कुल कुछ पता नहीं चलता, चीजें अनरियलिस्टिक सी लगने लगती है, सब क्या है। कभी कभी डेजा वू टाइप का भी होता है, आप लोगों को बैठे रहते हो तो आँख से कुछ ऐसे गिरते रहता है, आँखों से चलता रहता है, सब कुछ क्या चल रहा है, कुछ सेंस फीलिंग नहीं रहता, अनरियलिस्टिक सा लगने लगता है। और बिल्कुल डी अटैच्ड सा हो सकता है, ये दुनिया बिल्कुल क्या है, कुछ नहीं है, ऐसे ही बिल्कुल लगता है कुछ कोई नहीं है अपना, बिल्कुल अजीब सा, वो यूफोरिया वाले स्टेज में चले जाते हो। स्पिरिचुअलिटी वाली वो नहीं होती चीजें, वो यूफोरिया वाली चीजें होती है। डिसऑर्डर है आपको, जब कभी बहुत ज्यादा ऐसी फीलिंग है, डिसऑर्डर है आपको, पैनिक अटैक वगैरह आया है, तो देखिए अब इतने सारे सिम्टम्स हमने बताए, कम से कम 15-16 बताए हमने। 15-16 में कम से कम आपको 4 होने चाहिए, तो हाँ 15-16 में से 4 एक साथ आए ना, ये 4 आए तो आपको पैनिक अटैक माना जाएगा, हाँ ये पैनिक अटैक आएगा अकॉर्डिंग टू DSM-5 TR। अलग अलग टूल्स के अलग अलग
क्राइटेरिया होते हैं, तो कीप इन माइंड प्लीज। ICDWHO का अलग है, DSM का अलग है, वो भी हम कभी बताएंगे अगर अलग चीज़ों में। तो या दिस इज ऑल अबाउट पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर हमारा खत्म हुआ। हमने क्या पढ़ा अभी? सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर पढ़ा, फिर हमने पढ़ा सेलेक्टिव म्यूटिज्म। सेलेक्टिव म्यूटिज्म के बाद हमने पढ़ा स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया के बाद हमने पढ़ा सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। मेरी बातें सभी को समझ में तो आ रही है ना? साक्षी, अभिषेक, यू कैन स्पीक। अभिषेक, साक्षी, कमल, ऋषिका, श्रेष्ठा, मैं आ बहुत रही तेज है। समझा हाँ रहा। ठीक है, प्लीज स्टॉप मी। हाँ, मैं बहुत ज्यादा ऐसा तेज बोल रहा हूँ, स्पीड में चल रहा हूँ, तो यू कैन स्टॉप मी। ओके, ठीक है, बढ़िया। तो हम साथ चल रहे हैं, एग्रोफोबिया पढ़ते हैं अभी। व्हाट इज एग्रोफोबिया? वही क्राउड का, भीड़ का डर, जो आपने सुना होगा शायद कहीं। हार्ट बीट, यस। ठीक है, हम अभी हम सवाल पे बात करेंगे। एग्रोफोबिया क्या होता है? Agoraphobia is marked fear of anxiety triggered by the real or anticipated exposure to a wide range of situations। बहुत सारे जिसमें होते हैं situations, क्या होते हैं? अब इसमें डायग्नोसिस में रिक्वायर्स करने के लिए सिम्टम्स कम से कम दो। अब देखिए, मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगा, लक्षण लक्षण बताएंगे, सिम्टम्स बताएंगे, उसमें मतलब दो होने चाहिए। तो दो आएगा तो यस, यू हैव एग्रोफोबिया। और ये क्या क्या है? इसीलिए बोला जाता है कि मैं इससे पहले कुछ और बोलना चाहता हूँ। इसीलिए आपको जो स्पीच कराया जाता है, वो जो स्पीच थेरेपिस्ट कराते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट नहीं भी कराते हैं, बट जो प्रोनाउंसिएशन कराते हैं और फिर जाके आपको स्टेज पे बोलने का मौका देते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इससे ये सारी चीज़ें हट जाती हैं। तो इसलिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ये करते रहना चाहिए, डिबेट वगैरह। अगर आपके भाई बहन हैं, डिस्क्लेमर के तौर पे जनहित में जारी ये सारी चीज़ें बता देना चाहता हूँ सभी को। उनको कराते रहें आप लोग, नहीं तो उनको एग्रोफोबिया हो जाएगा, हो सकता है, संभावनाएं हैं। तो चलिए बात करें एग्रोफोबिया के बारे में, क्या क्या सिम्टम्स है। और इन सभी मैं 4-5 सिम्टम्स बताऊंगा। 4-5 सिम्टम्स में अगर 2 सिम्टम्स हैं तो इट कुड बी एग्रोफोबिया। फियर ऑफ क्राउड, भीड़ का डर, गैदरिंग का डर। आज ईद, बकरा ईद था शायद, तो यहाँ भी अगर आप जाओ तो बहुत सारे लोग इकट्ठा रहते हैं, साथ में नमाज अदा करते हैं, या कोई रैली निकलती है, या कोई भी चीज़ है अभी सामने ट्रैफिक पे, तो उससे दिक्कत हो सकता है लोगों को। नंबर 1, हम आते हैं 5 पॉइंट पे। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इसमें दिक्कत आएगा। सच एज ऑटोमोबाइल्स, बसेस, ट्रेन, शिप्स और प्लेन्स में वो जाना नहीं चाहेगा व्यक्ति, ट्रेन में जाना नहीं चाहेगा व्यक्ति, ऑटोमोबाइल्स वगैरह व्हीकल्स में वो ट्रेवल करना नहीं चाहेगा व्यक्ति, और वो एक्सट्रीम में होगा, मुझे जाना ही नहीं है, नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मेरे को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, एडेप्टिव हो ही नहीं पा रहा हूँ, इस टाइप का। ठीक है ना? ये था पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सीन, सिनेरियो। आगे बात करेंगे ओपन स्पेसेस में। गार्डन है, ओपन स्पेस, ओपन थिएटर है, वहाँ जहाँ पे प्ले शोज होते रहते हैं, वहाँ पे पार्किंग लॉट्स हैं, मार्केट प्लेसेस हैं, और ब्रिजेस हैं, वहाँ भी वो व्यक्ति नहीं जाएगा, अरे ऊपर से कुछ भी हो सकता है मेरे को, मैं खुले में कैसे अकेले जाऊँ। बच्चों को अक्सर होता है ना, लेकिन एडल्ट भी हो जाता है तो बना रहता है, तो एक्सट्रीम में होती है। दूसरा, ओपन स्पेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हो गया। तीसरा, इनक्लोज्ड स्पेसेस, जैसे कि दुकानें होती हैं, 4 दीवारों जहाँ रहेंगी, बंद रहेंगी, उनको डर लगने लगेगा। शॉप्स में, थिएटर्स में, सिनेमाज में, तो इन जगहों पे उन्हें डर लगने लगता है। स्पेसिफिक चीज़ें बता रहा हूँ, सिनेमाज, थिएटर्स और दुकानें जो सुपर मार्केट्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर उनको डर लगेगा। उसके बाद लाइन में भीड़, लंबे लाइन में खड़ा होना, क्राउड में खड़ा होना, चौथा ये। उसके बाद घर पे अकेले ये रह नहीं सकते, कमरे में अकेले कुछ लोग रह लेते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं रहते, तो ऐसा होता है एग्रोफोबिया। अकेले देख रहे हैं यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, बाय मिस्टेक निकल गया। अकेले घर से बाहर नहीं जाना इनको मतलब पसंद होता है। अगर आप दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हो, ये नहीं रह सकते। फॉर स्टडीज हम जाते हैं दूसरे सिटी में, दूसरे कंट्री में, ये नहीं जा सकते।
दे आर नॉट एबल टू अडेप्ट देमसेल्व्स अपने चीज़ों के लिए, राइट। अभी तो अभिषेक शायद अलग नोएडा में अकेले रहते हैं, ऋषिका रहती है, शायद सभी लोग रहते होंगे आप लोग कहीं ना कहीं। तो जिसको एग्रोफोबिया होगा तो वो अकेले घर के बाहर जाके रह नहीं सकता वो। तो ये सारी समस्याएं होती है, कम से कम दो हो जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ओपन स्पेसेस में, इनक्लोज जगहों पे, ब्रिजेस, मार्केट, या लाइन में खड़े ना हो पाए क्राउड के बीच, या चौथा घर से अकेले बाहर जा ना सके, वो रह ना सके। तो इनमें से कोई दो चीजें दिक्कत हो, यस यू हैव एग्रोफोबिया। और इससे सीरियस दिक्कतें होती है, बहुत सारी चीजें आप नहीं करते हो क्योंकि करना चाहिए, आपका पर्सनालिटी इनहेंस होता है। स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स काफी लोग इसीलिए नहीं लेते, काफी लोगों का बॉडी भी अच्छा होता है, काफी उनको अच्छी चीजें भी, मतलब वो हॉर्मोन्स निकलता है, इतना अच्छा उनका मेंटल स्ट्रेस लेवल भी, चीजें डाउन होती है, बट इवन दिन पता नहीं वो नहीं स्पोर्ट्स में आते हैं। में भी एग्रोफोबिया हो सकता है, आई डोंट नो, मतलब हो सकता है, इट कुड बी। तो यार दिस वाज ऑल अबाउट एग्रोफोबिया। हम क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी? एग्रोफोबिया पढ़ चुके हैं, सेलेक्टिव म्यूटिज्म पढ़ चुके हैं, स्पेसिफिक फोबिया पढ़ चुके, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर पढ़ चुके, पैनिक डिसऑर्डर पढ़ चुके, और सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर पढ़ चुके। हम व्हाट्सएप पे आप चेक कर सकते हो, ये सारी चीजें मेंशन है। सो अब लास्ट है, लास्ट चीज है यहाँ पे, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इसके बारे में पढ़ते हैं, बात करेंगे अभी से। लास्ट है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ये समान कुछ डिसऑर्डर है एंग्जाइटी के, जिसमें कैरेक्टराइज्ड बाय persistent, uncontrollable and ongoing apprehension about a wide range of life situations। तो ये चीजें जो होती है ना, हमारे बस में नहीं होती है, बहुत सारी चीजें अनकंट्रोलेबल होती हैं, और वो चिंता, भय हमेशा लगा रहता है, और बेवजह लगा रहता है, मतलब या डेली हैसल्स होते हैं, डेली के चोर्स होते हैं, प्लेंटी ऑफ चोर्स आपके बिल्कुल लोगों, डेडलाइन से नहीं पूरा हुए, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, टू डू लिस्ट आपने बनाया हुआ है, कुछ भी हो सकता है, सबके पर्सनल पर्सनल दिक्कतें होते हैं, आप उसे कोप अप ही नहीं कर पा रहे हो, तो ये उससे एंग्जाइटी क्रिएट होता है। एंग्जाइटी जो होता है ना, ये फ्यूचर के लिए, मतलब आगे आउटकमिंग चीजें होती है उसके लिए ज्यादा बना रहता है, आगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, स्ट्रेस अभी वो डेली लाइफ से क्रिएट होता है। एक मिनट, मैं एक, मैंने चीज यहाँ बहुत अच्छा पढ़ा था, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये किताब है वैसे अच्छी, इसकी भी चीजें, मतलब अभी मैं ना पर्सनली बताऊँ, वहाँ गया था डीयू में, डीयू के सेंट्रल लाइब्रेरी में, तो वहाँ मुझे 1970s की किताबें मिली, बड़ी अच्छी। तो वहाँ पे फिल्म है बड़ी अच्छी अच्छी, वो मतलब कोई जानता नहीं, इंस्टाग्राम रील्स पे आप देखो इतना आता रहता है, बट मूवीज वही कुछ मूवीज हैं, बहुत होंगी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर, 10 15 20, वही रील्स में बार बार चीज दिखाती है, बट कोई ड्रामा वगैरह हो गया वो नहीं दिखाता। तो वो मैं आपको भेजते रहता हूँ सब ग्रुप में, तो वो आप देखते रहना, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज हैं, और रियल आर्टिस्ट है, और उसमें बहुत अच्छा बुक में रिसर्च वगैरह है, और अच्छे से डिपिक्ट किया गया है चीज़ें। 1970 के आसपास की किताबें थी उसमें। आप कभी डीओ जाएं तो पर्सनल सजेशन है, वहाँ पे जाके साइकोलॉजी के सेक्शन को पूरा देखें, निहारें, और वैसे बहुत ज़्यादा प्रावधान ना देखें, कोई आईडी कार्ड दिखे लेके ऐसे ही कॉन्फिडेंट के साथ चले जाएं, आप जा सकते हैं, या आप पूछ सकते हैं, हाँ अगर मतलब इफ यू हैव क्यूरियोसिटी तो। वैसे मैं तो गया था, मतलब मेरे दोस्त थे, मित्र थे, तो उनसे बातचीत हो गया था, और मेरा आईडी कार्ड भी था, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, ये अलग था चीज़ें। तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आप जान सकते हैं, मूवीज़ वगैरह देखिए, और कैटेगराइजेशन वहाँ पे अच्छे से किया गया वहाँ की किताबों में। मैं वो किताब भेजूँगा, उसके बारे में बताऊँगा। तो अभी हम जनरल एंग्जाइटी के बारे में बात करें। इसमें क्या होता है कि एप्रीहेंशन लगा रहता है, चिंता लगा रहता है विदाउट कॉज का। अब
इसकी जो इंटेंसिटी होती है, ड्यूरेशन होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो जो इवेंट होता है उतना घटना, मतलब राई का पहाड़ बना देना बोलते हैं ना। छोटा सा चिंता होगा, उसको इतना ऐसे सोच सोच के ओवर थिंकिंग कर करके उसको बिल्कुल माउंट एवरेस्ट बना देना, ऐसा हम कर जाते हैं। हमारे ओवर थिंकिंग का कमाल। सोचना मतलब बहुत ज़्यादा वो बुरा भी नहीं है, मैं पर्सनली मानता हूँ। सही दिशा में सोचना चाहिए, सही काम के लिए सोचना होता है। अगर आप फिलोसफर हो तो सोचते ही, फिलोसफर्स कितना सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, किताबें लिख डालते हैं सोच सोच के। और सही सॉल्यूशन में आप नीति बनाने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए सोचो तो सोचना चाहिए। बट ये यहाँ पे क्या होता है ना, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर का जो मतलब चिंता होता है, इस चिंता में विदाउट कॉज, मतलब छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बताते हैं। तो ये जनरल सी एंग्जाइटी डिसऑर्डर था, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देना और इंटेंसिटी बहुत बढ़ते जाती है उसकी। तो यह आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप सभी को पता थी, नॉर्मल सी चीज़ें थी, क्योंकि क्लास भी कितने लोग थे, 3-4 लोग थे। तो आज का यही टॉपिक था। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ श्रेष्ठा के लिए। तो जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर में यही होता है, छोटी सी बात को हम बहुत बड़ा बना देते हैं और विदाउट कॉज हम जो अपकमिंग सिचुएशन होता है, एंटिसिपेट जो हम करते हैं, प्रॉपर इवेल्युएशन नहीं किए रहते हैं, उसको हम छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देते हैं और ओवर थिंक करते रहते हैं, एंग्जाइटी होने लगता है। तो इसलिए इसका हम सॉल्यूशन क्या ले सकते हैं ना, कॉग्निटिव अप्रेजल का नाम सुना होगा, ऋषिका सर आपने सुना होगा, श्रेष्ठा आपने भी सुना होगा कॉग्निटिव अप्रेजल का, राइट? श्रेष्ठा, व्हाट अबाउट यू? कॉग्निटिव अप्रेजल। कॉग्निटिव अप्रेजल और इसमें क्या है ना, Could इवैल्यूएशन you भी please होता है। repeat? कॉग्निटिव रिप्रेजल, अप्रेजल, आई एम सॉरी, कॉग्निटिव अप्रेजल। ये स्ट्रेस वाले में इसका पूरा आता है सिलेबस में, उसमें कोई बात नहीं, हम बात करेंगे। हम हिंदी में बात कर रहे थे इसके बारे में। मतलब अपने स्ट्रेस के बारे में ना प्रॉपर तरीके से मूल्यांकन कर लेना, इवैल्यूएशन कर लेना। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को कोप अप करने के लिए, निपटने के लिए, निदान पाने के लिए हमारे पास क्या क्या संसाधन हैं, रिसोर्सेस हैं, वो आपको पता रहेगा ना, तो एंग्जाइटी आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगी। कॉग्निटिव अप्रेजल बहुत अच्छा किसी साइकोलॉजिस्ट ने दिया था, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, क्योंकि गैस ये जीएएस आया था, जनरल एडेप्टिव सिंड्रोम, वो 3 स्टेज होते हैं। वो शायद हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था अभी इस क्लास में, शायद हमने पढ़ा था। तो वो बता देते हैं जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम में क्या होता है, 3 स्टेजेस होते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, कोई याद दिलाएगा प्लीज? दूसरा रेजिस्टेंस होता है, तीसरा ऋषि का आपको याद है तो प्लीज कैन यू रिमाइंड मी? तो इसमें पहले यही होता है ना कि पहले पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, फिर उसके बाद बैलेंस करते हैं। जनरल जीएस गैस वाला, वो हैंस सेली का जो था, कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट थे। श्रेष्ठ आपको भी अगर याद हो तो? मुझे तो उसके बारे में पता है, प्राइमरी और सेकेंडरी अप्रेजल के बारे में। नहीं, मैं गैस के बारे में बता रहा हूँ। जीएस जो नहीं होता है, स्ट्रेस को कम करने के लिए, हम उसकी बात कर रहे थे। वो 3 स्टेजेस होते हैं। याद नहीं। Shit. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, Stress, होता है। alarm, and reaction, was it? रेजिस्टेंस स्टेज ऑफ अलार्म स्टेज पहला होता है, रेजिस्टेंस स्टेज दूसरा होता है, और तीसरा होता है, तीसरा रेजिस्टेंस, राइट? तीसरा क्या होता है, कैन यू प्लीज रिमाइंड मी? 1 मिनट। अलार्म स्टेज, रेजिस्टेंस स्टेज, तीसरा का मतलब ये होता है कि वो डायफंक्शन की तरफ चला जाता है, उसका नाम मैं बोल रहा हूँ पार्टिकुलर। तो आप पढ़ लेना जीएस के बारे में, हैंस सेली ने दिया था। तो उसमें यही होता है। सबसे पहले जब भी स्ट्रेस आता है ना, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिव हो जाता है। आपके जो किडनी होता है ना, एड्रेनलिन छोड़ने लगता है, स्वेटिंग आने लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, पंप ब्लड रक्तचाप बढ़ जाते हैं आपके, ताकि एनर्जी ज़्यादा आए, हम ज़्यादा एनर्जी आए और हम उससे फाइट कर सकें। ये सारी क्रियाकलाप हमारे भीतर होते रहती हैं।
पूरा उसका मैकेनिज्म है, फिजियोलॉजी है, वो डिटेल में हम पढ़ेंगे, पढ़ सकते हैं आप लोग। फिर दूसरा उसके बाद आता है अलार्म स्टेज में ये सब होता है। फिर उसके बाद जब ये चीज़ें नहीं निदान होती हैं, नहीं हम थ्रेट से नहीं निदान पा पाते हैं, तो हार्मोन को बैलेंस करने वाला एक मैकेनिज्म आता है, रेजिस्टेंस। चलो तो बहुत ज़्यादा हार्मोन निकल गया तो भाई हार्मोन निकलना बंद हो जाओ, नहीं तो बहुत ज़्यादा हार्मोन की खपत हो जाएगी। अगर बहुत कम हार्मोन है तो और ज़्यादा आता है कि और ज़्यादा हार्मोन चाहिए, या जो भी कॉर्टिसोल हो, एड्रेनलिन हो, जो भी हार्मोन्स निकलते हैं उसकी आवश्यकता बोलेगा दिमाग को कि आओ आओ। सिंपल शब्दों में यही होता है उसमें। और तीसरे में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर ये चलता रहा तो नेगेटिव सिम्टम्स आने लगेंगे। आप डाइफंक्शन होने लगोगे, आप नेगेटिव फिजियोलॉजिकल दिक्कतें होने लगेंगी। वो तो पहले मानसिक होती थी ना, अलार्म स्टेज और रेजिस्टेंस स्टेज में। तीसरे में क्या होता है, हम हैंड सेले की गैस GAS की बात कर रहे हैं, जनरल एडेप्टेटिव सिम्टम्स की। तो तीसरे में क्या होता था कि अगर बहुत ज़्यादा वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने के बावजूद, हार्मोन्स बैलेंस, कॉर्टिसोल एड्रेनलिन बैलेंस करने के बावजूद चीज़ें नहीं ठीक हुई, तो आपको नेगेटिव सिम्टम्स आएंगे, फिजियोलॉजिकल दिक्कतें आने लगेंगी। तो ये सारी चीज़ें जो थी हैंस सेलिन ने बताया। इसके बाद किसी और साइकोलॉजिस्ट ने, किसी और फिजियोलॉजिस्ट ने आई गेस कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी की बात करी थी। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ये चीज़ें आई थी। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ये थ्योरीज हैं GAS वाला। तो स्ट्रेस से एंग्जाइटी वगैरह जुड़ा है, बिल्कुल उसका कोरिलेशन है। तो इसीलिए हमने स्ट्रेस को भी यहाँ पर हम लेकर आए यहाँ पर। तो उसके बाद कॉग्निटिव अप्रेजल में क्या होता है, उसके भी स्टेप हैं बहुत सारे। तो उस पूरे कॉग्निटिव अप्रेजल को आप अगर अच्छे से पढ़ो तो ये समझ में आएगा कि कितना जरूरी है चीजों को समझना, जानना। अगर आप वो चीजें समझ लेते हो, जान लेते हो, एक्सपीरियंस कर लेते हो, तो आपका स्ट्रेस ऐसे ऐसे ही छूमंतर हो जाता है। आपके अंदर मस्तिष्क में, जहन में आ जाता है चीजें कि कैसे चीजों को कोप अप करना है। और डर क्यों बना रहता है? डर बना ही नहीं रहेगा अगर आपको पता है कि चीजों को कैसे निपटाना है, कैसे निदान पाना है। तो उस तरीके से आप काम करता है। स्टेज फर्स्ट में क्या होता है उसमें आप पढ़ेंगे तो ठीक है, स्ट्रेस थ्रेट आया, डर आया, फियर आया, तो पहले कोपिंग मैकेनिज्म यस, तो ठीक है, तो और नीचे जाएगा दूसरे में। अगर नहीं तो स्ट्रेस बना रहेगा, फिर दूसरे में तो और सर्च करेगा। तो ऐसे करके पूरा है उसमें। मैं भूल रहा हूँ वो भी पूरी चीजें मैकेनिज्म, लेकिन ओवरऑल उसका यही है कि प्रॉपर चीजें होनी चाहिए आपके पास, तब आप अच्छे से इवैल्यूएशन, मूल्यांकन प्रॉपर सटीक तरीके से कर सकते हो। और आप इजीली रीजनिंग करके अपने समस्याओं का निदान कर सकते हो, रैशनल थिंकिंग कर सकते हो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी इसलिए वो आई है, और क्योंकि GAS जो है पूरी तरह नहीं समझा पा रहा था स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए। कॉग्निटिव अप्रेजल स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छी थ्योरी बताई गई थी। तो ये सारी चीज़ें भी आप पढ़ सकते हो। हमने एडिशनली बता दी है, हमारे आज की क्लास में नहीं था, लेकिन ये भी एक अच्छा है टॉपिक। वो हम प्रॉपर शब्दों के साथ पढ़ के बताएंगे तो अच्छे से बता पाएंगे, बिल्कुल शब्द के साथ। सो या तो वहीं से आता है स्ट्रेस। नहीं वो आपने मैनेज करा तो एंग्जाइटी आएगा। एंग्जाइटी का कॉज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमने एंग्जाइटी में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं आज कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या होते हैं। यही होता है जो समय समय सब कुछ फील करते रहते हैं, इमीडिएट कंसर्न आते हैं, और एक्सेसिव फियर आता है जो कि लगातार बने रहता है, जो कि फोबिया में कन्वर्ट होता है। इसके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। हम सिम्टम्स की बात करेंगे, एंग्जाइटी की बात करें तो इसके अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा कि सेपरेशन का एंग्जाइटी होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सेलेक्टिव म्यूटिज्म होता है, बिल्कुल हम चुप रहते हैं कैसे। फिर उसके बाद स्पेसिफिक फोबिया के बारे में हमने पढ़ा कि स्पेसिफिक फोबिया जैसे कि अजीब बिल्कुल कुछ भी मनगढ़ंत सोचने लगना सामने के बारे में। फिर हमने पढ़ा कि सोशल एंग्जाइटी के बारे में पढ़ा हमने। फिर हमने पढ़ा पैनिक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा। 10-15 सिम्टम्स पढ़े। 10-15 सिम्टम्स में से अगर 4 रहे तो यस यू आर डायग्नोस्ड फॉर अ पैनिक डिसऑर्डर। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एग्रोफोबिया, फियर ऑफ क्राउड। फिर हमने 4-5 सिम्टम्स पढ़े। 4-5 सिम्टम्स में से अगर आपको 2 है तो यस यू आर एग्रोफोबिक, फोबियाक।
तो ये सारी चीजें हमने आज पढ़ी। जनरलाइज एंग्जाइटी भी पढ़ लिया कि छोटी सी बात को हम बिल्कुल माउंट एवरेस्ट बना देते हैं। तो माउंट एवरेस्ट ना समझें, छोटे से टीले को टीला ही समझें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, हमारा आता है एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर। हम इसका कंटेंट अभी पूरा भेज देंगे, यू कैन रीड। तो 10-15 मिनट 10 भी सकते हो। तो अगला